अब हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। तो पुली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमें पुली ब्लॉक सिस्टम से संबंधित दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेना अति आवश्यक है। क्लियर है? तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड पहला पॉइंट समझते हैं। क्लियर है? हाँ, एक चीज और, हम जो यहाँ पे पुल्ली कंसीडर करेंगे, यह पुल्ली रिंग के शेप में भी हो सकता है, डिस्क के शेप में भी हो सकता है, या सिलेंडर के शेप में हो सकता है। क्लियर है? तो जनरली हम लोग फिजिक्स में जिन पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं वह इन्हीं तीनों शेपों में से कोई एक शेप लिया जाता है। क्लियर है? ठीक। तो पहला पॉइंट को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क के शेप में पुल्ली है। ये हमारे पास एक पुल्ली है। क्लियर है? इस पुल्ली का यह सेंटर है। क्लियर है? और इस सेंटर से हमने एक स्ट्रिंग को लेकर के इस रिजिड सपोर्ट से इस पुल्ली को फिक्स कर दिया। क्लियर है? ठीक। जब कभी भी हम लोग पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो पुल्ली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होंगी। पहला इन्फॉर्मेशन यह दिया गया होगा कि इस पुल्ली का शेप कैसा है। तो मान लेते कि यह जो पुल्ली हमने कंसीडर किया है यह पुल्ली डिस्क के शेप में है। क्लियर है? तो पहला इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो गया कि इस पुल्ली का शेप डिस्क के शेप में है। क्लियर है? ठीक। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको यह दिया जा सकता है कि इस पुल्ली के पास मास है अथवा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यह कंसीडर कर लिया कि इस पुल्ली के पास सब मास है। मैंने यह कंसीडर कर लिया कि इस पुल्ली का जो मास है वह m है। क्लियर है? मान लेते हैं कि इस पुल्ली का जो मास है वह कैपिटल M है। क्लियर? ठीक। चूंकि हमने इस पुल्ली को डिस्क के शेप में कंसीडर किया है तो इस पुल्ली के पास कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो मान लेते हैं कि इस डिस्क का जो रेडियस है वह कैपिटल R है। क्लियर है? ठीक। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के अतिरिक्त हम एक फिजिकल क्वांटिटी और कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि यह जो पुल्ली है यह पुल्ली स्मूथ नहीं है, यानी कि यह पुल्ली कैसा पुल्ली है? रफ पुल्ली। पुल्ली के बारे में चौथा इन्फॉर्मेशन क्या दिया जा सकता है कि यह पुल्ली रफ है या स्मूथ है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे इस पुल्ली को क्या कंसीडर कर लिया? रफ कंसीडर कर लिया। क्लियर है? ठीक। तो ये चार इंफॉर्मेशन आपको दिए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक। और जब कभी भी हम लोग पुल्ली से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ये चार इंफॉर्मेशन हमारे पास होने चाहिए। क्लियर? ठीक। तो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है? तो मान लेते कि हमारे पास जो स्ट्रिंग दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये हमारे पास पुल्ली पर हमने क्या किया कि स्ट्रिंग को ऐसे पुल्ली के ऊपर से जैसे घुमा के इधर लटका दिया। पुल्ली की स्ट्रिंग का यह पहला छोर है और पुल्ली की स्ट्रिंग का यह दूसरा एंड है। क्लियर है? ठीक। और इस स्ट्रिंग के बारे में यह इंफॉर्मेशन दिया गया कि यह जो स्ट्रिंग है यह स्ट्रिंग हो सकता है कि इस स्ट्रिंग के पास मास हो सकता है कि इस स्ट्रिंग के पास मास नहीं हो। क्लियर है? तो जनरली हम लोग यह मानते हैं कि इस स्ट्रिंग के पास मास नहीं है। क्लियर है? ठीक। क्लियर है? ठीक है। तो जनरली यह माना जाता है कि यह जो स्ट्रिंग दिया जाता है इस स्ट्रिंग के पास कोई मास नहीं है, यानी कि जो हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं वह स्ट्रिंग कैसा कंसीडर करते हैं? मासलेस कंसीडर करते हैं। यह जो स्ट्रिंग हमने कंसीडर किया वह कैसा कंसीडर किया? मासलेस कंसीडर किया। क्लियर है? ठीक। अर्थात इस स्ट्रिंग का अगर मास को हम लोग ms बोल दे तो ms कितना हमने मान लिया? 0 मान लिया। और आइडियल केस में हम लोग यही मानते हैं कि स्ट्रिंग के पास कोई मास नहीं है। क्लियर है? और इसके अतिरिक्त इस स्ट्रिंग के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास होने अति आवश्यक है। जैसे कि यह जो स्ट्रिंग है यह स्ट्रिंग रफ है अथवा स्मूथ है। तो हमने यहाँ पे यह कंसीडर कर लिया कि यह जो स्ट्रिंग है यह स्ट्रिंग भी रफ है। क्लियर है? यानी कि हमने क्या क्या कंसीडर किया कि यह जो पुल्ली है यह पुल्ली और यह जो स्ट्रिंग है दोनों रफ है। क्लियर है? ठीक। इसके अतिरिक्त एक और इंफॉर्मेशन हमें दिए जा सकते हैं, वह यह है कि यह जो स्ट्रिंग है यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है। क्लियर है? हो सकता है कि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप कर जाए और हो सकता है कि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप ना करे। तो कहने का सेंस मेरा यह है कि मान लेते कि ये हमारे पास एक पुल्ली है। क्लियर है? ठीक। और इसके ऊपर से स्ट्रिंग जो है ये कुछ इस तरीके से रख दिया गया है। क्लियर है? तो हो सकता है जब हम लोग इस स्ट्रिंग के इस एंड को पर एक ब्लॉक को ये अटैच कर दे और इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर दूसरे ब्लॉक को अटैच कर दे तो हो सकता है कि यह स्ट्रिंग जो है इस पुल्ली पर ऐसे खिसकेगा। क्लियर है? यहाँ पे पुल्ली पर क्या हो रहा है? खिसक रहा है, ऐसे देख रहे हो। क्लियर है? ठीक। तो और दूसरा हो सकता है कि यह जो पुल्ली पर खिसके नहीं। तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि स्ट्रिंग पुल्ली पर खिसक भी सकता है और
नहीं भी खिसक सकता है। तो यहाँ हमने यह कंसीडर कर लिया कि यह जो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर खिसक नहीं रहा, स्लिप नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो तीसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग, क्लियर है, तो स्ट्रिंग यहाँ हम लिख देते हैं डज नॉट स्लिप ओवर पुल्ली। क्लियर है? तो इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद ही आपसे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोले जाएंगे। क्लियर है? ठीक। सबसे पहले क्या दिए जाएंगे कि इस पुल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि यह पुल्ली किस शेप का है, इस पुल्ली का मास कितना है, इस पुल्ली का रेडियस कितना है, यह पुल्ली रफ है अथवा स्मूथ है। क्लियर है? ठीक। इसके बाद इस स्ट्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे और यह बोले जाएंगे कि यह स्ट्रिंग जो है वह उसके पास मास है अथवा नहीं है। जनरली आइडियल केस में हम लोग स्ट्रिंग को कैसा मानते हैं? मासलेस मानते हैं। क्लियर है? ठीक। उसके बाद यह दिया जाएगा कि यह स्ट्रिंग रफ है अथवा स्मूथ है। क्लियर है? और लास्ट में यह दिया जाएगा कि यह जो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर खिसकता है, स्लिप करता है अथवा नहीं करता है। क्लियर है? तो जब हम लोग रोटेशन का केस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यह मान लेंगे कि यह जो स्ट्रिंग है इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है। तो इन 7 इंफॉर्मेशन देने के बाद ही आपसे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बोले जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो आइए इन 7 इंफॉर्मेशन का यूज करके हम 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं ताकि पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर पाए। क्लियर है? ठीक। तो मान लेते हैं कि एक ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे अटैच कर दिए, यानी कि इस स्ट्रिंग के इस एंड पर हमने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया और मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो मास है वह m1 है। क्लियर है? जबकि इस सेकेंड एंड पर हमने एक दूसरे ब्लॉक को अटैच कर दिया और मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास कितना है? m2 है। क्लियर है? ठीक। तो आपसे यह पूछा जाएगा सबसे पहले कि इस स्ट्रिंग में इधर जो टेंशन डेवलप हो रहा है और इस साइड जो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है, क्या वह सेम है या अलग अलग है? क्लियर है? क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में इस साइड जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह T1 है, तो यहां भी जो टेंशन डेवलप होगा वह भी क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। और इस साइड जो टेंशन डेवलप हो रहा है मान लेते हैं कि वह T2 है, तो यहां भी जो टेंशन हमें मिलेगा वह कितना मिलेगा? T2 ही मिलेगा। क्लियर है? ठीक। तो आपसे यह पूछे जा सकते हैं कि क्या यह T1 और T2 इक्वल है? सबसे पहली बात कि T1 और T2 जो है कि क्या वह इक्वल है, और दूसरा यह पूछा जा सकता है कि क्या यह T1 और T2 अलग अलग है, यानी कि T1 और T2 जो है कि वह इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप सबसे पहले यह देखिएगा कि इस पुल्ली के पास मास है या नहीं है। तो यदि आपको यह पता चल जाए कि इस पुल्ली के पास मास है, क्लियर है, पहला इंफॉर्मेशन आपको मिल गया कि इस पुल्ली के पास मास है। और दूसरा इंफॉर्मेशन यह देखिएगा कि यह स्ट्रिंग और यह पुल्ली रफ है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे यह पुल्ली और यह स्ट्रिंग दोनों क्या है? रफ है। और तीसरा इंफॉर्मेशन यह ढूंढिएगा कि क्या यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप कर रहा है अथवा नहीं। तो आपको यह पता चल जाए कि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि यह जो T1 है और यह जो T2 होगा दोनों अलग अलग होंगे। तो T1 एंड T2 जो होंगे वो क्या होंगे? आर डिफरेंट। क्लियर है? तो T1 और T2 क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। कब डिफरेंट होते हैं T1 और T2? जब यह पुल्ली मासिव हो और दूसरा चीज कि इस पुल्ली और इस स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन मौजूद हो, यानी कि ये पुल्ली और स्ट्रिंग आपस में क्या हो? रफ हो। साथ ही साथ यदि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करे तो पुल्ली के इस साइड वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट है इसमें जो टेंशन डेवलप होगा यानी कि T1, वह पुल्ली के इस साइड वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट है उसमें जो टेंशन डेवलप हो रहा है T2, ये दोनों आपस में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्लियर है? ठीक। तो यह तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि इधर वाला टेंशन और इधर वाला टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन क्यों अलग अलग होगा इसे अब हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर है? ठीक। तो दिया क्या गया है कि यह जो पुल्ली है मेरा और यह जो स्ट्रिंग है दोनों आपस में क्या है? रफ है। यानी कि जब कभी भी पुल्ली और स्ट्रिंग आपस में रफ हो जाएगा और हम लोग ये जानते हैं कि जब दो सतह रफ हो और एक सतह मूव करे तो दोनों सतह के बीच में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां पे हम लोग साबित कर लेंगे कि T1 और T2 जो होंगे वह अलग अलग होंगे। क्लियर है? ठीक है।
तो मान लेते हैं कि यह जो M2 ब्लॉक है वह नीचे की ओर मूव करना चालू कर देता है। क्लियर है? ठीक। तो जब यह M2 ब्लॉक नीचे की ओर मूव करना चालू करेगा तो स्ट्रिंग का यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट किससे टच में है? इस पुल्ली के इस पॉइंट से टच में है। क्लियर है? तो यह स्ट्रिंग जब नीचे की ओर मूव करेगा तो पुल्ली वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। हम लोग यहाँ पे पुल्ली को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास पुल्ली था। क्लियर है? और यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे था? कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे था। क्लियर है? तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग वाला यह पॉइंट है, यह स्ट्रिंग नीचे की ओर जब मूव करेगा तो पुल्ली वाला जो यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट होगा, ये ब्लैक वाला जो यहाँ पे इंड होगा, इस इंड पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किधर लगना चाहिए? नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है? ठीक। यहां पे जब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगा, ठीक उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग इस पॉइंट को चूज करेंगे, स्ट्रिंग के इस पॉइंट को चूज करेंगे, तो यह पॉइंट भी किधर की ओर मूव करेगा? नीचे की ओर ऐसे मूव करेगा। तो इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट पर जो पुल्ली का पार्ट होगा, उस पुल्ली के पार्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि पुल्ली के पार्ट को अगर हम लोग ऐसे दर्शा दें मोटा से, यहाँ पे रेड वाला पॉइंट को बोले, तो इस रेड वाले, तो यहाँ पे जो यह पुल्ली का जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पुल्ली पर, वह किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है? ठीक। इसी तरह से जब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को देखते हैं, स्ट्रिंग के इस पॉइंट को देखते हैं, तो यह पॉइंट भी किधर मूव करना चालू करेगा? स्ट्रिंग का इधर मूव करना चालू करेगा। जब यह स्ट्रिंग का पॉइंट इधर की ओर मूव करना चालू कर रहा है, तो यहाँ पे जो पुल्ली का पार्ट होगा, पॉइंट होगा, यह इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा? इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। उसी तरह से जब हम लोग स्ट्रिंग के इस पॉइंट को देखते हैं, तो यह पॉइंट किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा, क्योंकि यह ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है। क्लियर है? ठीक। तो जब स्ट्रिंग का यह पॉइंट इधर मूव करेगा, तो इस पॉइंट पर जो तो इस पुल्ली का यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यह पॉइंट पर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? इसी डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मान लेते फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्लियर है? ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स पुल्ली पर किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्लियर है? तो पुल्ली पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कैसे होगा? अगर यह ब्लॉक नीचे की ओर ऐसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अलग अलग पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह फ्रिक्शन फोर्स होगा वह किधर लगेगा? क्लॉकवाइज सेंस के डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? ठीक। तो मान लेते हैं कि यहां इस पॉइंट पर जो पुल्ली पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह DF1 है। इस पॉइंट पर जो पुल्ली पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह DF2 है। इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह DF3 है। ऐसा ही डॉट 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 इस पॉइंट पर जो पुल्ली पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह मान लेते हैं कि DFN है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब हम लोग स्ट्रिंग को देखते हैं। यह पॉइंट किधर मूव कर रहा है? नीचे की ओर मूव ऐसे कर रहा है। क्लियर है? ठीक। और इस पॉइंट के जस्ट करस्पॉन्डिंग पुल्ली जो है, पुल्ली पर जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? नीचे की ओर ऐसे लग रहा है। क्लियर है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस स्ट्रिंग पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए? ऊपर की ओर लगना चाहिए। क्लियर है? तो इस पॉइंट के जस्ट करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग पर वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट पर, स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा? ऊपर की ओर ऐसे लगेगा। हम लोग स्ट्रिंग को यहां पे दर्शा देते हैं। स्ट्रिंग मेरा कैसे है? कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग पर जो पॉइंट था वह कहां है? यहां है। तो इस स्ट्रिंग पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा? ऊपर की ओर ऐसे लगेगा। क्लियर है? क्यों? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जस्ट इस DF1 के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और यहां पे कितना लगेगा? DF1 लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। क्लियर है? ठीक उसी तरह से इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग पर पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये, यानी कि कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था स्ट्रिंग का, वो पॉइंट, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किसके जस्ट अपोजिट लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, कुछ इधर लगेगा। यह कितना लगेगा? DF2 लगेगा। इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किसके जस्ट अपोजिट लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। कितना लगेगा? DF3 लगेगा। क्लियर है? ठीक इसी तरह से इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा? इधर लगेगा, DF4 लगेगा। इसी तरह से डॉट 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 यहाँ पे जो इस पॉइंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग का जो पॉइंट होगा यहाँ पे, उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा, इस DFN के जस्ट अपोजिट लगेगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पुल्ली पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा, और स्ट्रिंग पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। यह क्या था? यह पुल्ली का सेंटर था, और एक्सिस कहां से गुजर रहा है? इस पुल्ली के इसी सेंटर से होकर ऐसे गुजर रहा है। ये एक्सिस है, ऊपर से डिस्क ऐसे है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट यानी कि सेंटर O के अबाउट इस DF1 का, DF2 का, DF3 का, DFN का टॉर्क कितना होगा? अगर उसे हम लोग कैलकुलेट करना चाहें
तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो यह मेरा क्या है, पुल्ली का सेंटर है। इस ओ पॉइंट के अबाउट इस DF1 का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पे लगने वाला जो यह फ्रिक्शन फोर्स है, उस फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, DF1 इंटू आर होगा। क्यों, क्योंकि आर क्या है, इस डिस्क का रेडियस है। क्लियर है। और यह किस सेंस में हो जाएगा, तो यहां पे अपना कलम रखेंगे, DF1 किधर है, नीचे की ओर है, नीचे को मुड़ाएंगे, सेंस क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स DF2 लग रहा है उसका हम लोग टॉर्क निकालते हैं इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो इस DF2 का इस ओ पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा। क्लियर है, ठीक। और यह डिस्टेंस कितना होगा, आर ही होगा। तो इस DF2 का इस ओ पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, DF2 इंटू आर हो जाएगा। सेंस क्या हो जाएगा, यहां पे अपना कलम रखेंगे, DF2 किधर है, नीचे की ओर है, नीचे क्यों मुड़ाएंगे, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है। प्लस अब हम लोग इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है DF3, इसका टॉर्क निकालते हैं इस ओ पॉइंट के अबाउट। क्लियर है। तो रेडियस कितने हमारे पास, आर है। तो इस ओ पॉइंट के बाद इस DF3 का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, DF3 इंटू आर। सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। प्लस डॉट 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 डॉट। अब हम लोग इस पॉइंट पे लगने वाला यह जो फ्रिक्शन फोर्स DFN है, इसका इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस आर के ही इक्वल होगा। तो इस DFN का इस ओ पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, DFN इंटू आर। सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस DF1 का इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, इस DF2 का इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, इस DF3 का इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, इस DFN का इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो गया। क्लियर है। इन सभी टॉर्क का जो सम है वह किसके इक्वल हो जाएगा, नेट टॉर्क इक्वल हो जाएगा इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो मान लेते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट सभी फ्रिक्शन फोर्स के कारण लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह टाउ है। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, टाउ को, यहां से यदि हम लोग आर को कॉमन ले ले, सब जगह से आर को कॉमन ले ले, तो टाउ बराबर में क्या मिल जाएगा, DF1 प्लस DF2 प्लस डॉट 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 DFN इंटू आर। सेंस कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट सभी फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो नेट टॉर्क लगेगा वह किस सेंस में लगेगा, क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा। और वह लगेगा कितना, कुछ इतना लगेगा। क्लियर है, ठीक। यदि हम लोग यह DF1 क्या है, इस पॉइंट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर है। इस पॉइंट पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। DF2 क्या है, इस पॉइंट पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। DF3 क्या है, इस पॉइंट पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। DFN क्या है, इस पॉइंट पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। यानी कि DF1 DF2 DF3 डॉट 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 DFN का जो सम होगा वह क्या होगा, इस डिस्क पर जो नेट टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह उसके इक्वल होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे अगर यदि टोटल फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल f बोल दे तो टाउ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू आर लिख सकते हैं। किस सेंस में हो जाएगा यह टॉर्क, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो नेट टॉर्क लगेगा वह किस सेंस में लगेगा, क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा। और वह होगा कितना, टोटल फ्रिक्शन फोर्स को यदि हम लोग F बोल दे, यह टोटल मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, इसको यदि हम लोग F बोल दे तो F इंटू आर होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जिस सेंस में नेट टॉर्क लगता है उसी सेंस में बॉडी रोटेट करता है। तो यहाँ पे यह नेट टॉर्क किस सेंस में लग रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है। तो यह डिस्क या यह जो पुल्ली है वह किस सेंस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। क्लियर है, ठीक है। और हम लोग यह मान लें कि इस ओ पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट यदि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई है, और इस नेट टॉर्क के कारण इस डिस्क में जो एंगुलर एक्सलेरेशन डेवलप हो रहा है वह अल्फा है। तो टाउ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर है। बराबर क्या लिख देंगे, F इंटू आर। क्लियर है। तो हमें मेनली यही फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है। आई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, FR हो जाएगा, या हम लोग यह भी बोल सकते हैं टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR हो जाएगा। क्लियर है। तो इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल दे तो हमें यह इक्वेशन याद रखना है। तो यहां पे आप लोग एक विचित्र घटना देख रहे हैं। यह घटना यह देख रहे हैं कि जब यह पुल्ली के पास मास होता है और यह पुल्ली और स्ट्रिंग रफ होते हैं और यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करता है, तो यह जो डिस्क है मेरा, यह जो पुल्ली है मेरा, वह पुल्ली अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चालू कर देता है। क्लियर है। क्यों रोटेट करता है, क्योंकि पुल्ली के हर एक पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाते हैं और उस फ्रिक्शन फोर्स के नेट टॉर्क के कारण यह पुल्ली जो है कि रोटेट करना चालू कर देता है। क्लियर है। यहां पे नेट टॉर्क किस सेंस में लगा है, क्लॉकवाइज सेंस में लगा, तो यह पुल्ली किस सेंस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इस स्ट्रिंग पे
लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को ध्यान से देखते हैं। तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वह ऊपर की ओर लग रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह ऊपर की ओर लग रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह इधर लग रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह इधर लग रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वह इधर लग रहा है। यानी कि यदि हम लोग यहां से यहां तक स्ट्रिंग जो टच में है पुली के, उसको अगर काट के अलग कर दे तो स्ट्रिंग हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा। काटे, अलग किया और स्ट्रिंग को सीधा कर दिए तो स्ट्रिंग हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है? और हमें यह पता चलेगा कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। और यह फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं कि DF1 है, ये वाला है। क्लियर है? यह यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स DF2 है तो ये इधर है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है DF3 है तो इधर है, प्लस डॉट 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 डॉट, या क्या है, DFN है। क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग किधर है, इधर है, और टेंशन किधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो मान लेते हैं कि T1 कितना है, टेंशन कितना है, T1 है। और इस पॉइंट पे जो टेंशन हमने दिखाए हैं, यहाँ पे जो स्ट्रिंग पर जो टेंशन लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर, और वो कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन लगेगा वो कुछ इधर लगेगा, T2। क्लियर है? हमने वही किया, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो नीचे की ओर ऐसे लग रहा है, T2, और यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, T1। क्लियर है? तो हमने इसको काट के ऐसे सीधा कर दिया, कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे देगा। क्लियर है? ठीक। और यह स्ट्रिंग किधर मूव कर रहा है, यह स्ट्रिंग नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो हमको क्या पता चलेगा कि यह जो इंड है वह इधर जा रहा है, ए एस्केलेशन से। क्लियर है? मान लीजिए कितना एस्केलेशन से यह ब्लॉक नीचे जा रहा है, ए एस्केलेशन से जा रहा है, तो यह इंड हमें किधर दिखाई जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है। और हमने इस स्ट्रिंग के मास को क्या बोल देते हैं, MS बोल देते हैं, और वह MS होता कितना है, 0 होता है। आइडियल केस में हमने यही ना माना है कि स्ट्रिंग के पास कोई मास नहीं है, तो MS कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो यहां पे यदि हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, पता हमको यह चलेगा T2 इधर है। क्लियर है? और यह सिस्टम किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि T2 स्वाभाविक है कि ज्यादा होगा, माइनस किससे, T1 से। और इस डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट फ्रिक्शन फोर्स है वह कितना है, F है। यानी कि F बराबर क्या है हमारे पास, DF1 है, प्लस DF2 है, प्लस डॉट 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 प्लस DFN है। क्लियर है? ठीक है। तो माइनस क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, बराबर क्या होगा, स्ट्रिंग का मास हमारे पास कितना है, MS है, इंटू क्या लिख देंगे, एस्केलेशन कितना हमारे पास, A है। क्लियर है? ठीक। यहाँ पे MS कितना दिया गया, 0 दिया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T माइनस F बराबर, सॉरी यह T1 ना है, इधर की फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, T1 लग रहा है, तो T1 लिखेंगे ना यहाँ पे। तो T2 माइनस T1 माइनस F बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। MS 0 है तो 0 इंटू A बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हमें पता क्या चल गया, T2 बराबर T1 प्लस F, यानी T2 कौन सा है, ये मेरे पास T2 है। यानी कि इस साइड वाला जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है वह T2 लग रहा है, और इस साइड वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है वह कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। तो T2 ज्यादा है T1 से, यहां से क्या पता चल गया, T2 T1 से क्या है, ज्यादा है। तो यहां हमें यह पता चल गया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी हम कह सकते हैं कि इधर वाला टेंशन और इधर वाला टेंशन दोनों अलग अलग होंगे, और कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यह स्पष्ट हो गया कि T2 और T1 जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको हमने कितना मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 माना। क्लियर है? और यह मेरे पास क्या, इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर है? ठीक। तो अब हम लोग करते क्या है कि इस 2 से इस F के वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम 2 in 1। क्लियर है? इस इक्वेशन नंबर 2 में जो F हमको मिल रहा है उस F के वैल्यू को उठाए यहां से और यहां पे पुट कर दिए, तो हमें टाउ बराबर क्या मिल जाएगा, टाउ बराबर हमें क्या मिलेगा, F के जगह पे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है? ये इक्वेशन हमको याद रखना है। क्लियर है? ठीक। यानी कि इस पॉइंट के अबाउट लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, T2 माइनस T1 इंटू R के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखें। और यही यूज करते हैं हम लोग, और इसी इक्वेशन का यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब कभी भी पुली ब्लॉक सिस्टम हमें दिखाई दे जाएगा तो हम इतना सारा कहानी नहीं बनाएंगे, बस इसी इक्वेशन को लिख देंगे। इस O पॉइंट के अबाउट इस पुली पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, T2 माइनस T1 इंटू R के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है। और इस O पॉइंट के अबाउट लगने वाला नेट टॉर्क का इक्वेशन हमें यह मिल गया, और हम लोग यह मान लेते हैं कि इस O पॉइंट के अबाउट इस पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह I है।
तथा इस नेट टॉर्क की वजह से इसमें जो एंगुलर एक्सीलरेशन डेवलप हो जा रहा है वो अल्फा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ टाउ की जगह पे आई इंटू अल्फा लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा बराबर T2 माइनस T1 इंटू आर लिखेंगे। क्लियर है, इस इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है, ठीक है, तो बस हम इस इक्वेशन को याद रखेंगे, उसके बाद टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है हम लोग डाल देंगे, बस कुछ नहीं है इसमें। तो हमको ये इक्वेशन हमेशा याद होने चाहिए, टाउ इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू आर। क्लियर है, ठीक। तो इतना कहानी से हम लोग क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, इतने कहानी से हम लोग यह निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब यह पुल्ली के पास मास होगा और यह पुल्ली और यह स्ट्रिंग रफ होंगे तथा यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करेगा, तो इधर रस्सी में जो टेंशन डेवलप हो रहा है, तो इस साइड वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा और इस साइड वाले जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा वो दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है, और इस कंडीशन में इस पुल्ली के इस एक्सिस के अबाउट, इस ओ से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट और इस ओ पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस पुल्ली पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, T2 माइनस T1 इंटू आर होगा। क्लियर है, तो इस इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर, तो इतना सारा कहानी के बाद हमें 3 इक्वेशन जनरली याद रखने हैं। पहला इक्वेशन टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर हो जाएगा। एफ क्या है, सभी पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सभी फ्रिक्शन फोर्स का सम एफ है। क्लियर है, ठीक है, यानी कि एफ जो है वह क्या है, dF1 प्लस dF2 प्लस डॉट 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 dFn है। क्लियर है, तो पहले हमको क्या याद रखना है, टाउ इक्वल टू एफ आर याद रखना है। टाउ इक्वल टू क्या याद रखना है, स्मॉल एफ इंटू आर याद रखना है। स्मॉल एफ क्या है और एफ बराबर क्या है, स्मॉल एफ बराबर हमारे पास क्या है, dF1 प्लस dF2 प्लस डॉट 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 प्लस dFn है। क्लियर है, ठीक। इसके बाद हमें कौन सा इक्वेशन याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है। T2 बराबर T1 प्लस एफ याद रखना है, T2 बराबर T1 प्लस एफ याद रखना है। क्लियर है, ठीक। उसके बाद हमें फाइनली कौन सा इक्वेशन याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है। तो टाउ बराबर फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 लिखेंगे, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, T2 माइनस T1 इंटू आर मिल जाएगा। क्लियर है, ये हमको याद रखना है। क्लियर है, और टाउ की जगह पे आई अल्फा लिख सकते हैं, वो तो हम लोग जानते ही हैं, वो हम यहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं। बस ये 3 इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है। इस 3 इक्वेशन के अतिरिक्त एक इक्वेशन और हम लोग यहाँ पे दिए गए इंफॉर्मेशन से डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है, आइए उसे हम लोग डिराइव कर ही लेते हैं। ये एस्केलेशन से नीचे आ रहा है, तो इस रस्सी पे एग्जिस्ट करने वाला हर एक पॉइंट का जो एस्केलेशन होगा वह नीचे की ओर होगा, ये ही होगा। क्लियर है, जबकि इस इंड पर जो रस्सी होगा या इस रस्सी का जो एस्केलेशन होगा वह ऊपर की ओर होगा, ए। यहाँ पे जो रस्सी का पॉइंट होगा इसका भी एस्केलेशन ऊपर की ओर होगा। यहाँ पे जो रस्सी होगा उसका रस्सी का जो पॉइंट होगा उसका भी एस्केलेशन ऊपर की ओर होगा और ए ही होगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब हम लोग इस पॉइंट को गौर से देखेंगे तो इस पॉइंट पर 2 चीज है, यहाँ पे हम बनाते हैं। यह मेरे पास क्या है, डिस्क का पार्ट यहाँ पे होगा। क्लियर है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को यदि हम लोग पी बोल दे, क्लियर है, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो होगा वह नीचे होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे वर्टिकली। क्लियर है, ठीक। तो स्ट्रिंग वाला यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को यदि हम लोग पी डैश बोल दे, क्लियर है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के एलोंग जो स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन होगा वह नीचे की ओर होगा ऐसे, और वह होगा कितना, ए माने है तो ए ही होगा। क्लियर है, ठीक है। जबकि इस पॉइंट पर जो डिस्क वाला पॉइंट है पी है, उस पी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वह नीचे की ओर होगा और वह होगा कितना, तो यह जो डिस्क था वह डिस्क कितना एक्सेलरेशन, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा था, मान लेते कि वह एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था, अल्फा था, हम लोग मान लेते पिछले केस में। क्लियर है, ठीक है, तो यह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है और इस डिस्क का रेडियस हमने कितना माने थे, आर माने थे। तो इस डिस्क वाला यहाँ जो पॉइंट है उस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन, उस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की ओर वह कितना होगा, अल्फा इंटू आर होगा। क्लियर है, ठीक है। चूंकि यह पी पॉइंट और यह पी डैश पॉइंट, चूंकि यह स्ट्रिंग इस डिस्क पर स्लिप नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग जो है वह डज नॉट स्लिप ऑन ओवर डिस्क, यह स्ट्रिंग इस डिस्क पर स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका सीधा सीधी मतलब यह है कि इस डिस्क पर एग्जिस्ट करने वाला यह जो पी पॉइंट है और यह स्ट्रिंग पर एग्जिस्ट करने वाला यह जो पी डैश पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए बराबर क्या कह सकते हैं, आर अल्फा कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको याद होने चाहिए और ये आते कैसे हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ठीक। इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का जो नीचे की ओर वेलोसिटी है वह v है, ठीक है,
और ठीक उसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा है। क्लियर है? ठीक, तो इस पी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, पी पॉइंट, और यह पी पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? डिस्क पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह नीचे की ओर होगा। क्लियर है? और वह वेलोसिटी होगा कितना? आर ओमेगा होगा। क्लियर है? ठीक, और जबकि यह जो पी पॉइंट इस रस्सी पर, इस स्ट्रिंग पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस पी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह भी नीचे की ओर होगा, और वह होगा कितना? भी के इक्वल होगा। क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब यह स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है तो यह पी पॉइंट और यह पी डैश पॉइंट दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो यह पी पॉइंट और इस पी डैश पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह सेम होने चाहिए। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि भी किसके इक्वल हो जाएगा? आर ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि भी बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? आर ओमेगा लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं नो स्लिपिंग कंडीशन। नो स्लिपिंग कंडीशन। क्लियर है? तो पुली ब्लॉक सिस्टम में यदि पुली फिक्स्ड है, यानी कि पुली के सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी है वह 0 है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा हो जाएगा और भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो पुली ब्लॉक सिस्टम से संबंधित ये 5 इक्वेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए, और यह सवाल सॉल्व करते समय आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसको याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको अपने आप याद होते चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो पुली ब्लॉक सिस्टम के केस में हम लोगों ने पहला पॉइंट में क्या सीखा कि जब कभी भी पुल्ली क्या हो, मासिव हो, यानी पुल्ली के पास कुछ मास हो और स्ट्रिंग जो हो कि पुल्ली पर स्लिप नहीं करे, स्ट्रिंग और पुल्ली रफ हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पुल्ली अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चालू कर देगा। किस फोर्स की वजह से? टेंशन की वजह से या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से? इस T2 और इस T1 की वजह से रोटेट करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रोटेट करेगा? तो आपका आंसर होगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रोटेट करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इस O पॉइंट के अबाउट, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वह कितना हो जाता है? T2 माइनस T1 इंटू आर हो जाता है। T2 माइनस T1 इंटू आर हो जाता है। क्लियर है? ठीक, आता कैसे हमने पूरा कहानी बताया है। क्लियर है? और यदि पुल्ली के सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी हो वह 0 हो, तो इस स्थिति में नो स्लिपिंग कंडीशन में क्या आ जाता है? ए इक्वल टू आर अल्फा आ जाता है या भी इक्वल टू आर ओमेगा आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो यह मेरा पहला पॉइंट था, आपको इसे याद रखना है। क्लियर? ठीक, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो काफी आसान है, जिसका यूज हम लोग न्यूटन्स लॉ में हमेशा करते आए हैं। तो इस सेकेंड पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि यह जो पुल्ली हमने कंसीडर किया है, इस पुल्ली का जो मास है वह 0 है, यानी कि पुल्ली जो है वह कैसा है? मासलेस है। पुल्ली जो है वह कैसा है? मासलेस है। क्लियर है? ठीक, तो जब पुल्ली मासलेस होगा तो क्या होगा? क्लियर? तो जब पुल्ली मासलेस होगा तो हम लोग क्या जानते हैं? पुल्ली पर जो लगने वाला नेट टॉर्क होता है वह कितना होता है? टाउ बराबर T2 माइनस T1 इंटू आर होता है। क्लियर है? और टाउ बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आई अल्फा जानते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 इंटू आर लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, पुल्ली का जब मास 0 है तो पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग इस पुल्ली को डिस्क माने तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? mr²/2 होता है, तो m0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। क्लियर है? ठीक है, तो पुल्ली को हमने क्या माना है? मासलेस माना है, तो आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू अल्फा बराबर T2 माइनस T1 इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि 0 बराबर क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 इंटू आर आ जाएगा। क्लियर है? तो रेडियस तो कभी भी 0 होगा नहीं, तो आर नेवर भी 0। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? T2 माइनस T1 बराबर 0 मिल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? T2 बराबर T1 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि जब यह पुल्ली मासलेस होगा तो पुल्ली की इस साइड जो टेंशन T2 डेवलप होगा और इस साइड जो टेंशन T1 डेवलप होगा, यह दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो पहला केस याद रखना है कि यदि इफ पुल्ली जो है वह क्या हो? मासलेस हो, तो T2 बराबर क्या हो जाता है? T1 हो जाता है। क्लियर है? ठीक, तो पहला चीज आपको यह समझ में आ गया होगा, और यह हम लोग न्यूटन्स लॉ में यूज करते भी थे कि पुल्ली मासलेस होता था तो आराम से इधर का टेंशन और इधर का टेंशन इक्वल कर देते थे। क्लियर है? लेकिन जब यह पुल्ली मासलेस नहीं होगा, यानी कि इस पुल्ली के पास मास होगा, तो इधर का टेंशन और इधर का टेंशन अलग अलग होगा। यह हमने साबित कर दिया है। क्लियर है? तो वहां पे हम लोगों ने यह साबित नहीं किया था न्यूटन्स लॉ में, सीधे हम लोगों ने हम मान लिया था कि इधर का टेंशन और इधर का टेंशन इक्वल होगा। लेकिन क्यों इक्वल होगा अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग इसी में सेकेंड केस समझ लेते हैं।
अब हम लोग मान लेते हैं कि यह जो स्ट्रिंग है और यह जो पुल्ली है वह स्मूथ है। पुल्ली एंड स्ट्रिंग जो है वह क्या है, स्मूथ है। क्लियर है। पुल्ली और स्ट्रिंग जब स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। स्मूथ सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता है, नहीं लगता है। तो पुल्ली को और स्ट्रिंग को हमने स्मूथ मान लिया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या होता है, T2 बराबर T1 प्लस F होता है। तो T2 बराबर क्या होता है, T1 प्लस F होता है। तो F को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब यह पुल्ली और स्ट्रिंग स्मूथ हो जा रहा है तो भी दोनों साइड का जो टेंशन है वह क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि दो केस हम लोग इसमें समझ गए। पहला केस यह समझ गया कि यदि यह पुल्ली मासलेस हो गया, क्लियर है, तो मासलेस हो गया तो टेंशन दोनों साइड का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर, ठीक। यदि और दूसरा केस हम लोगों ने क्या समझ लिया, यदि यह पुल्ली और स्ट्रिंग दोनों स्मूथ हो गया तो भी दोनों साइड का जो टेंशन होगा वह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको याद होने चाहिए। और इसी कंडीशन का यूज करते थे हम लोग न्यूटन्स लॉ में। न्यूटन्स लॉ में हम लोग क्या मानते थे कि पुल्ली इज मासलेस एंड पुल्ली एंड स्ट्रिंग्स आर स्मूथ, देन टेंशन थ्रू आउट स्ट्रिंग विल बी सेम। क्लियर है, ये हम लोग न्यूटन्स लॉ में कंसीडर करते थे, लेकिन वहां पे हम लोगों ने इसे साबित नहीं किया था। यहां पे हम लोग यह समझ गए, यहां पे हम लोगों ने इसे साबित कर दिया। क्लियर है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आप क्या याद रखिएगा, तो आप एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए कि इफ पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस एंड स्मूथ, then tension in the string will be uniform everywhere। क्लियर है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और यह स्टेटमेंट हम लोग न्यूटन्स लॉ में यूज भी करते थे, डायरेक्ट यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब पुल्ली मासलेस होगा तो टेंशन क्यों सेम है। क्लियर है, और जब पुल्ली और स्ट्रिंग दोनों स्मूथ होंगे तो भी दोनों साइड का टेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, तो यह हम लोग न्यूटन्स लॉ में डायरेक्ट यूज करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने इसे सत्यापित कर दिया। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से पहला पॉइंट और यह दूसरा पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद हम लोग इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।